Hello friends, hope you guys are doing good. So today we are going to discuss another important IFRS which is related to employee benefits. ठीक है? So according to IASB, there are two IFRS issued related to the employee benefits. One is IAS 19 and another one is IAS 26. सो होता क्या है कि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा ये अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं, जो उसमें डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, वो मोर और लेस हमारे सेम है. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, IAS 19 जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर द कंपनी जो एम्प्लॉय जहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं. ठीक है. सो IAS 19 कौन अप्लाई करेगा? फ्रॉम द इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ऑन द अदर हैंड, IAS 26, which is related to accounting and reporting by retirement benefit plans, as it name suggests, accounting and reporting किसके द्वारा? By the retirement benefit plans. तो क्या होता है कि कंपनी जो है to meet their obligation, to meet their benefit obligation, what they do, they park their certain funds in a as a investment to certain funds. So जो funds हैं वो independent काम करते हैं in the form of trust, you can say. और जो ट्रस्ट है वो उन एसेट्स की जो कंपनी से उनको मिला, वो एसेट्स उन्होंने कहां पे इन्वेस्ट करे, और फिर जब वो कंपनी के एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगी तो उसका जो वही खाता होता है मेरा, तो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी अकाउंटिंग और उसकी डिस्क्लोजर, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो बात होती है IAS 26 में. सो ठीक है. सो अगेन IAS 19 जो है मेरा, वो डील करता है कंपनीज पे कि भाई कंपनी के पास एम्प्लॉय है, कंपनी को उनको बेनिफिट पे करने हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो बताता है IAS 19. और IAS 26 बताता है मेरा कि जहां पे कंपनी ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस फंड्स के अंदर, तो जो फंड के मैनेजर्स हैं वो उस फंड की अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे. ठीक है. आई होप यहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच का वो समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं. सो आज का जो टॉपिक जो हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं, दैट इज IAS 19, which is employee benefits. So this is, I think you all will be agree from my point that this is one of the technical standards issued by the IASB. जो अगर मैं बात करता हूँ अपने इंडिया की, सो इसमें हमारा AS 15 हुआ करता था, उसके बाद में इंडियस आ गए. सो बोथ आर सेम. ऐसा नहीं है कि जो IAS 19 है और हमारा पुराना AS 15 था उसमें कोई ड्रेस्टिक चेंज है. कुछ चेंज नहीं है. मोस्टली हमारा जो कवरेज है वो सेम है, जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो भी हमारे सेम है. तो फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव फर्दर टू डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी और टू डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अबाउट द स्टैंडर्ड, वन थिंग आई शुड टेल यू दैट दिस स्टैंडर्ड, I mean, the only way you guys can understand this standard is to just understand the discussion which we are going to have in next 50 to 60 minutes from now. ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जांपल्स भी हम आपको कराएंगे, लेकिन जो डिस्कशन होगा, जो आपका माइंडसेट होगा कि कंपनी कैसे सोचती है या जो एक्चुअली होता है वो हाउ दे ट्रीट सर्टेन एडजस्टमेंट्स, तो वही इसका डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमें ये समझ में आता है. एंड बिलीव मी, if you guys listen to it, you will definitely understand the core concept of this AS. So बात आती है, अगेन मैंने लास्ट पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी ये कहता हूँ कि कोई भी AS आता है मेरा, उसका हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि AS जो हमारे IAS की है वो अकाउंटिंग बॉडी क्यों लेके आई, कि क्या जरूरत पड़ी एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस को लाने की. तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होते हैं. तो एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होते हैं? बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर द बेनिफिट्स व्हिच आर पेड टू एम्प्लॉय इन कैश और इन काइंड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय. ठीक है. अब बात करते हैं कि सर्विस रेंडर कर दी और कैश पेबल है या पेड है. तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा? लेट्स से सैलरी मेरी आती है, हाँ जी एम्प्लॉय बेनिफिट है. कई बार क्या होता है, कंपनी बोनस पे करती है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. लेट्स से 10% ऑफ द CTC, 20% ऑफ द CTC. इट इज एम्प्लॉय बेनिफिट? यस, इट इज एम्प्लॉय बेनिफिट. वो भी कवर है यहाँ पे. फिर हमारा ग्रेचुइटी का प्रोविजन आता है कि लेट्स से अगर हमने 5 इयर्स या 6 इयर्स कंप्लीट कर लिया अपनी सर्विस के, तो कंपनी हमें ग्रेचुइटी पे करेगी. क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिट है? हाँ जी एम्प्लॉय बेनिफिट है.
Then let's say pension fund, the amount which we contribute to the provident fund. तो जो भी मेरे खर्चे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉय से जो भी खर्चे हैं वो कवर होते हैं मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट की डेफिनेशन में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब एक बात आप सोच के देखो कि ये क्या सारे बेनिफिट, ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये क्या हम उसी महीने जिस मंथ में हम सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं एम्प्लॉय की, क्या हम तभी पे कर देते हैं? द आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि मेरी ग्रेच्युटी का प्रोविजन अगर मैं बात करूं इंडिया में, सो व्हाट द प्रोविजन सेज कि इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस विद द कंपनी, देन द कंपनी मस्ट पे द एम्प्लॉय द ग्रेच्युटी अमाउंट, राइट, एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो वो कहते हैं कि 5 साल के बाद कंपनी को पे करने की जो आउटफ्लो होगा वो कब होगा? 5 साल के बाद होगा। अब एक बात सोच के देखो, आप मैं एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर एक्स, ठीक है, वो सीए बने, सीए बनने के बाद उनका प्लेसमेंट हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया, जो वहां के एचआर मैनेजर थे, उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि भाई आपका जो सीटीसी है वो 12 लाख का है। वो खुश हो गया, हाँ भाई चलो अच्छी बात है, 12 लाख का मेरा पैकेज है, टैक्स के डिडक्शन होने के बाद मेरे पास इन हैंड 60 to 70,000 आ जाएगा। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ था सीटीसी में कि आउट ऑफ दिस 12 lakh, 2 lakh विल बी पेड वंस द एम्प्लॉय कंप्लीट्स 5 years इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो 2 लाख रुपए हैं वो कंपनी कब पे करेगी? जब एम्प्लॉय लगातार 5 years उस कंपनी के लिए काम करेगा, राइट। तो एक बात सोच के देखो कि मैंने अगर आज काम करा, मेरे को पेमेंट मिलनी है 5 साल बाद, तो क्या मैं फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि क्या कंपनी जिस साल पे करेगी उसी साल खर्चा वो करेगी? द आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जिस ईयर में आपने सर्विस परफॉर्म करी है उसी पीरियड में आपको अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहिए। सो अगर जब 5 साल मेरे हो जाएंगे तो एक साल जब कंप्लीट होता जाएगा तो जो एम्प्लॉय है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो उसकी पूरी होती जाएगी और 5 साल के बाद उसको पेमेंट मिलेगी। तो लेट्स से मैं बात करता हूं 2 लाख रुपीस, जो मैंने एग्जांपल लिया कि 2 लाख कंपनी पे करेगी। आज उसने 1 साल हो गया, कंपनी को 40,000 रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्योंकि 2 लाख डिवाइड बाय 5 कम्स टू 40,000। तो 40,000 आज, 40,000 ईयर 2 पे, 40 ईयर 3 पे, 40 ईयर 4 पे, 40 ईयर 5 पे एक्सपेंस ऑफ करके, ताकि जब पेमेंट के टाइम पे मेरा वन टाइम इंपैक्ट ना हो पीएनएल के अंदर, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो मेरा अदरवाइज मैं उससे कंप्रोमाइज करता हूं, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसा मैंने बताया आपको, मैंने अभी एग्जांपल बताए। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर देयर। सो द एएस सेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। वन इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर 3 post employment employee benefit, and number 4 is termination benefit। short term benefit क्या होते हैं? As it means this, short term means those benefits which are paid or payable to employee within 12 months from the end of the reporting period। कि जो benefit हम employee को पे करने वाले हैं within 12 months from the end of the reporting period। let's say मेरा year end है 31st March 2020, सो मैं 31st मार्च 2021 तक जो भी बेनिफिट पे करूंगा वो मेरे कौन से होंगे? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होंगे। फिर बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म क्या होंगे सर? वो होंगे जो मोर देन 12 मंथ्स होंगे, बट बिफोर द एम्प्लॉयमेंट होंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट के बाद जो पे करते हैं, इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको ग्रेच्युटी, कि जब एम्प्लॉय सर्विस छोड़ देगा तो हम पेमेंट करेंगे, तो वो होता है मेरा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट। और फोर्थ इज टर्मिनेशन बेनिफिट। ये बेसिकली होता है कि जब कंपनी व्हेन कंपनी आस्क द एम्प्लॉय टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय वॉलंटरी जो है रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, सो वहां पे आती है बात हमारी टर्मिनेशन बेनिफिट की। तो ये हम बाद में बात करेंगे। सो इस एएस के आईएएस 19 के जो डिस्कशन के पॉइंट हैं, एक बात आती है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एक बात आती है हमारी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट। सो अगर आप इसका नेचर देखेंगे तो दोनों मेरे लॉन्ग टर्म है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो इसको हम सिंगल पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट मेरा ये होगा और ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम बाद में बात करते हैं, राइट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ कम्स टू शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसा मैंने बताया कि दीज बेनिफिट्स आर पेड आउट पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। उसके एग्जांपल क्या होंगे मेरे? एग्जांपल होंगे, लेट्स से मेरी मार्च की सैलरी थी, मार्च की सैलरी में मार्च में पे नहीं करता, मैं लेट्स से 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को पे करूंगा, तो वो मेरा आ जाएगा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। फिर क्या होगा? बोनस, कि कंपनी के जब ईयर एंड क्लोज हो जाएगा तो उसके बेस पे जो उसकी परफॉर्मेंस बोनस है, लेट्स से 10% ऑफ सीटीसी या 20% ऑफ सीटीसी, अगेन वो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं उसको विद इन 12 मंथ्स में पे कर दूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगी? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर ऐसे क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे जो मेरे पार्टनर्स होते हैं, तो भाई प्रॉफिट में कितना उनका टारगेट मीट हो गया, कितना परसेंट को शेयर मिलेगा, तो वो भी उसी साल हमें पता लग जाएगा, वो भी मेरा पार्ट होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का। और फोर्थ आता है इसमें शॉर्ट टर्म कंपेंसेटरी एब्सेंस। ये एएस की लैंग्वेज है, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटरी एब्सेंस। इसको मैं अगर सरल भाषा में बोलूं, लेवल लैंग्वेज में बोलता हूं, तो इसको बोलते हैं हम लीव्स, राइट? इसको बोलते हैं हम लीव्स। तो लीव्स के बारे में आप थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं कि लीव्स क्या होती हैं और उसकी ट्रीटमेंट हमारे एएस में कैसे दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी हम अपने क्लाइंट पे जाते हैं, वी शुड चेक द हाउ द कंपनी इज रिकॉर्डिंग देयर लीव्स बैलेंसेस, ठीक है? अब जो लीव है मेरी, लीव्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज नॉन एक्यूमुलेटिंग एंड अदर इज एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग क्या होती है कि जहां पे आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो लेकिन कंपनी आपको कोई लीव नहीं दे रही है, तो वो होगी मेरी नॉन एक्यूमुलेटिंग। और एक्यूमुलेटिंग क्या होगी? जहां पे कंपनी लीव्स दे रही है और अब वो आपकी क्या होती जा रही है? एक्यूमुलेट होती जा रही है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ। कंपनी ए है, उसमें मिस्टर एक्स काम करते हैं, ठीक है? अब मैं बात करता हूं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फॉर द मंथ ऑफ मार्च लेट्स से हमारे 4 संडे आते हैं, उनका सीरीज वर्किंग है, और 4 संडे क्योंकि ईयर एंड था तो इन कंपनी ने कहा कि भाई मिस्टर राम, आप यहाँ पे आके थोड़ा जो प्रोडक्शन है उस पर डिमांड ज्यादा है बाहर मार्केट में, तो थोड़ा काम कर लो, ओवर टाइम कर लो। ओवर टाइम नहीं कहूंगा मैं, आप आके काम करो। चलो, राम ने कहा ठीक है मैं काम कर लेता हूँ। उसने 4 के 4 संडे लगाए, लेकिन कंपनी ने कहा कि इसके बदले में हम आपको कुछ देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो जब कंपनी कुछ एम्प्लॉय को रिटर्न में नहीं देगी, तो सोच के देखो क्या IAS 19 की एप्लीकेबिलिटी आएगी? द आंसर इज नो। व्हाई नो? कि जब कंपनी ने सर्विस ली एम्प्लॉय से, लेकिन कंपनी कुछ एडिशनल बेनिफिट पे नहीं कर रही एम्प्लॉय को, जब खर्चा ही नहीं कर रही कुछ एक्स्ट्रा, तो IAS 19 को हम क्यों देखें? जब कुछ बात ही नहीं करी उसने, जब कुछ पैसा नहीं जा रहा कंपनी से, कोई बेनिफिट पे नहीं करी, तो नो ट्रीटमेंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ कम्स द एक्यूमुलेटिंग पार्ट। एक्यूमुलेटिंग क्या होता है? एज इट नेम सजेस्ट कि इकट्ठा होना, लीव्स का इकट्ठा होना। अब इसमें आगे 2 बात आती हैं कि किस तरह से जो है लीव्स जो है एक्यूमुलेट हो सकती हैं। फर्स्ट सिनेरियो कैन बी कि जहां पे कंपनी एम्प्लॉय को बोले कि यू विल बी इंटाइटल्ड लीव अगेंस्ट लीव। लेट्स से मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर राम काम कर रहे थे मार्च के महीने में और 4 संडे उन्होंने काम करा। कंपनी ने कहा कि मिस्टर राम आपने 4 संडे मार्च में काम करे हैं, तो जो 4 संडे की लीव्स हैं आप उसको अप्रैल में इंटाइटल कर सकते हो। अब वो मिस्टर राम के ऊपर है कि वो इंटाइटल करे या ना करे। पहला केस आता है ये। सो नाउ द सेकंड सिनेरियो कैन बी where company says to employee that either you can avail leave or we will pay cash to you against the leave। मैं वो एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर राम, कंपनी बोलती है कि भाई आपने लेट्स से 5 डेज आपने जो काम करा है और लेट्स से 4 डेज आपने काम करा है इन द मंथ ऑफ मार्च, आप उसके बदले में या तो आप कंपनी से कैश ले सकते हो और या आप कंपनी से आगे चल के कभी लीव ले सकते हो, ठीक है? तो 2 बात हो गई। तो आप सोच के देखो कि जहां पे कैश या लीव अगेंस्ट लीव है, जो मैं सेकंड सिनेरियो है, वहां पे तो कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, या तो कंपनी को लीव देनी होगी, या अगर कंपनी लीव नहीं, अगर एम्प्लॉय लीव अवेल नहीं करता है, देन इन दैट सिनेरियो कंपनी विल हैव टू पे द कैश टू द एम्प्लॉय व्हिच वी से लीव इनकैशमेंट, जो हम लीव इनकैशमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो आप लॉजिकल सोच के देखो, जहां पे कंपनी का आउटफ्लो पक्का तय है कि मेरे को देना ही देना है, तो वहां पे जो प्रोविजन बनेगा मेरा वो कितना बनेगा? 100% बनेगा। ओके, लेकिन जो पहला सिनेरियो था कि जहां पे लीव अगेंस्ट लीव, वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टर राम क्या पता जो लीव है वो अप्रैल में अवेल करें या क्या पता ना करें, और जब नहीं करेंगे तो क्या लीव हमारी
लैप्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होती है, मेरी एक्सपेक्टेड होती है कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी पे टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या करते हैं कंपनी, बेसिकली जो उनका पास्ट ट्रेंड है उसके बेस पे डिटरमाइन करते हैं कि भाई अच्छा ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय कितनी लीव्स अवेल कर लेते हैं। सो लेट्स से 80%, 70%। तो बेस्ड ऑन द दिस प्रोबेबिलिटी कंपनी रिकॉर्ड्स इट्स प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मैं इस बात को एक और एग्जांपल से कहता हूँ, आई थिंक उसमें आपको और क्लियरिटी होगी। देखो फ्रेंड्स, आईएएस में मैं फिर बोल रहा हूँ, आईएएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, जब तक हम उस माइंडसेट से नहीं समझेंगे कि कंपनी कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे सोचती है एंट्री बुक करने से पहले, या जो बात है कि एक्चुअली कैसे ट्रीटमेंट करता है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कशन का है, राइट। सो प्लीज पे फोकस। सो नाउ द सेकंड सिनेरियो कैन बी, लेट्स से कि मैंने वो एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल सेम है कि मिस्टर राम। अब मिस्टर राम की मंथली सैलरी है लेट्स से 30,000, ठीक है। मार्च के महीने में लेट्स से 4 संडे और कंपनी एक लीव उनको और देती है, जो उनकी कंपनी की पॉलिसी है, तो टोटल 5 लीव हो गई, ठीक है जी। अब कंपनी बोलती है कि आपको 30,000 रुपए दूंगी मैं, फॉर हाउ मेनी वर्क, फॉर हाउ मेनी डेज, 25 डेज, क्योंकि 30 में से 5 दिन तो एम्प्लॉय आएगा नहीं, कंपनी मान के चलेगी। तो 25 दिन के लिए कंपनी कितना पे कर रही है उसको, 30,000 रुपीज पे कर रही है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब अगेन मिस्टर राम जो है वो लीव अवेल ना करके वो कंपनी में आते हैं और जो उनकी शिफ्ट होती है उसमें वो पूरा काम करते हैं कंपनी के लिए। कंपनी खुश हो जाती है, तो मिस्टर राम ने मेरे लिए काम करा है, और कंपनी बोलती है कि मिस्टर राम आप नेक्स्ट मंथ में या तो मुझसे कैश ले लेना, या अगर आपको लीव चाहिए तो आप लीव ले लो। मिस्टर राम कहता है ठीक है। तो मिस्टर राम क्या करते हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो लीव जो है अवेल कर लेते हैं, 5 की 5 लीव। तो एक बात सोच के देखना कि मार्च में मिस्टर राम ने कितने दिन काम करा, 25 दिन तो उनका बंदा ही था काम करना, प्लस जो 5 डेज उनको ऑप्शन था लीव लेने का, उन्होंने लीव ना लेके कंपनी के लिए काम करा, तो टोटल कितने दिन काम करा, 30 दिन काम करा। अप्रैल में मिस्टर राम को कितने दिन काम करना चाहिए था, अगेन 5 दिन के लिए हटा के 25 दिन काम करना चाहिए था, लेकिन 5 दिन जो उनका जो पहले लीव पड़ी हुई थी उसने वो भी अवेल कर ली, तो उन्होंने कितने दिन काम करा, 20 डेज काम करा। तो इस एज के आने से पहले कंपनियां क्या करती थी, व्हाट कंपनी वर डूइंग, कंपनी वर रिकॉर्डिंग सिंपली एम्प्लॉय बेनिफिट 30,000 इन द मंथ ऑफ मार्च एंड 30,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पे आप सोच के देखो एक बार कि जब मिस्टर राम ने मार्च में कंपनी के लिए 5 डेज एक्स्ट्रा काम करे, तो उस 5 दिन के लिए जो उन्होंने काम करे एक्स्ट्रा, कंपनी की जो आउटपुट है, जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बड़ा होगा, कंपनी का आउटपुट बड़ा होगा, लेकिन खर्चा आप कह रहे हो 30,000, जो कि ठीक नहीं है। इन द सेम वे अप्रैल में मिस्टर राम ने बजाय 25 डेज के फॉर हाउ मेनी डेज ही वर्क, 20 डेज ही वर्क, तो कंपनी की जो प्रोडक्शन है, कंपनी की जो आउटपुट है वो कम रहा होगा 5 दिन से, लेकिन हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करना कितना कर रहे हैं, 30,000, विच इज नॉट राइट। क्योंकि जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है, हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ते थे क्लास 11th में, बचपन में, वो क्या बोलता था मैचिंग प्रिंसिपल कि भाई जिस साल के या जिस पीरियड के खर्चे हैं उसी पीरियड में आप अपने इनकम को भी रिकॉर्ड करो। तो जब मार्च में कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा, कंपनी का आउटपुट बढ़ा, कंपनी ने सेल्स तो इंक्रीज कर दी, लेकिन कंपनी ने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करा, ओनली 30,000। लेकिन जबकि अप्रैल में कंपनी की प्रोडक्शन कम हो गई, रेवेन्यू कम हो गई होगी, लेकिन कंपनी बुक कर रही है 30,000, विच इज नॉट राइट। तो एस ने बोला कि भाई उसने 5 दिन एक्स्ट्रा काम कराया ना, तो उस 5 दिन के लिए भी आप खर्चा बुक करो फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और जब वो अप्रैल में लीव अवेल कर लेगा तो उसने 5 दिन काम नहीं करा, तो जो आपने खर्चा पहले बुक करा उसको क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लैरिटी इसकी और मिली होगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, लेट्स सी हियर। सो इन अ कंपनी देयर आर 2 एम्प्लॉय A and employee B. They both are entitlement for 5 days leave for a particular month. And how many days and how many leaves they avail? Employee A avail 3 days leaves and employee B avail 2 days leaves. Okay. Salary employee A 30,000 per month and employee B is 60,000 per month. Now, Mr. A, employee A has the option either to to encash his leave or to avail the leave. Means scenario number
दिस वन कैश और लीव अगेंस्ट लीव। लेकिन जो मिस्टर बी हैं उनको खाली लीव अगेंस्ट लीव ही मिलती है। तो एस हमारा बोलता है कि जहां पे कैश या लीव अगेंस्ट लीव मिलती है उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग राइट, कि एम्प्लॉय के पास वेस्टिंग राइट है। और जहां पे नहीं है, जहां पे ओनली लीव अगेंस्ट लीव मिलेगी उसको बोलते हैं नॉन वेस्टिंग। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बी है नॉन वेस्टिंग और एम्प्लॉय हो गया मेरा वेस्टिंग। नाउ लेट्स सी कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट मेरा कितना रिकॉर्ड होना चाहिए इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट। एम्प्लॉय ए ने 5 में से 3 दिन ले ली, तो कितने दिन की उसने सर्विस, कितने दिन की अभी बच गई उसकी, 2 दिन की, जो वो आगे लेगा। अगर उसने लीव नहीं ली तो क्या लेगा, कैश लेगा कंपनी से। मतलब कंपनी आउटफ्लो तो पक्का 100% डिटरमाइंड है, तय है। तो एम्प्लॉय की लायबिलिटी कितनी होगी भाई, 30,000 पर मंथ है तो 1,000 एक दिन की हो गई, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2,000 रुपीज। नाउ कम्स एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय बी की पर डे सैलरी कितनी होगी, 60,000 डिवाइड बाय 30, 2,000 पर मंथ। ओके, उसने छुट्टी ली कितने दिन की, 3 दिन की, तो उसका बैलेंस कितना बचा, 5 - 2 3 डेज। लेकिन यहाँ पे लीव अगेंस्ट लीव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक्सपेक्टेड बेनिफिट लगेगा। और लेट्स से उसका बेनिफिट कंपनी कहती है कि भाई 80% चांसेस हैं कि वो अवेल करेगा लीव्स को। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट कम्स टू 6000 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 80% which now comes to 4,800. Now the company says कि ये जो सैलरी है ये तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा, उसके अलावा जो मेरे को लीव बेनिफिट पे करने हैं अपने एम्प्लॉय को कम्स टू 6,800, मैं इनको भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंट्री विच आवर एएस सीज कि भाई जो एम्प्लॉय बेनिफिट है आपको उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करनी होगी। सो नाउ द एंट्री क्या होगी मेरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। लेट्स से मैं मार्च का महीना है तो मार्च के महीने में एंट्री डाल दी 6,800 से। अब होगा क्या, प्रैक्टिकली क्या होता है, आइडियली अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करा और जब नेक्स्ट मंथ में उसको सैलरी पे करूंगा या लीव पे करूंगा तो उस प्रोविजन से मैं एडजस्ट कर दूंगा। आइडियली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जिस मंथ में या जिस पीरियड में उनको एक्चुअल लीव या लीव इनकेशमेंट पे कर रहा हूँ उस केस में उस मंथ में मैं क्या करूंगा, उस पीरियड में क्या करूंगा, बट आई विल बुक माई एक्सपेंस इन द सेम वे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। जब मैं ईयर एंड होगा मेरा नेक्स्ट ईयर का जो ईयर एंड होगा वहां पे जो मैंने पिछले ईयर में मैंने जो एंट्री डाली थी इस प्रोविजन की, एम्प्लॉय बेनिफिट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, उसको मैं वहां जाके क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। और जब मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा तो जो मेरा अल्टीमेट इंपैक्ट है वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और नलिफाई हो जाएगा। जो करेक्ट पिक्चर आनी चाहिए मेरे को इन दैट पर्टिकुलर पीरियड वही मेरे को आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि भाई क्या इसमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या इसमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ आना चाहिए? भाई नहीं आना चाहिए। क्यों आएगा, जब मैं सारे के सारे बेनिफिट विद इन 12 मंथ पे कर ही दूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू की बात ही नहीं करूंगा मैं, राइट। सो इसमें प्रेजेंट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिंपली हमें एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। और इसमें एक बात हमने पढ़ी थी शॉर्ट टर्म कंपेंसेटरी एब्सेंस की, जिसको बोलते हैं लीव्स। रिवीजन के लिए लीव्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉन एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग जी भूल जाओ, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना। जब हम कुछ कंपनी कुछ एम्प्लॉय को कुछ दे ही नहीं रही तो ट्रीटमेंट भी कैसा करेगी, कुछ नहीं करेगी। अब बात आती है एक्यूमुलेटिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो लीव अगेंस्ट लीव की खाली लीव के बदले लीव मिलेगी, या फिर लीव के बदले में या तो कैश भी मिल सकता है या लीव मिलेगी। तो जहां पे या तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि कैश का या लीव का, वहां पे कंपनी को बुक करना चाहिए प्रोविजन 100%, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है कि कंपनी को देना ही देना है, या तो लीव देगी या कैश देगी, और यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नाउ वी मूव ऑन टू the crux of this case, which is long-term employee benefit and post-employment employee benefit. So friends, now we move on to the second aspect of this standard, which is related to our long-term employee benefit and post-employment employee benefit. So, like we discussed earlier as well, these are those benefits which are paid beyond 12-month period or before the employment or after the employment. राइट। सो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल कैन बी ग्रेचुटी जो हमें 5 साल बाद मिलती है, और वी कैन से लॉन्ग टर्म बोनस
जो मैंने एग्जांपल बताया था कि जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री आफ्टर पीरियड ऑफ 6 ईयर और आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर will pay to the employee. And I mean, apart from this, there can be other examples like retirement benefit plans are also there. So the thing is कि यहाँ पे हमें कंपनी को अपनी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है. तो जो बेनिफिट प्लान्स होते हैं पहले वो समझेंगे, अकाउंटिंग एंट्री हम बाद में से, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, तभी हमें उसकी अकाउंटिंग एंट्री समझ में आएगी. ठीक है. सो जो बेनिफिट्स होते हैं हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दे कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड अदर इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान. ये दोनों क्या होते हैं? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मेरा वो प्लान होता है जहाँ पे बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई पेज अ सर्टेन सम, लेट्स से ईच मंथ. जैसे अगर इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे एम्प्लॉय भी शेयर अपना देता है और एम्प्लॉय भी अपना शेयर देता है. और होता है क्या है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय का जो शेयर होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट टू द थर्ड पार्टी, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. और जब भी एम्प्लॉय को निकालना होता है पैसा तो कंपनी से नहीं अप्रोच करता है, ये अप्रोच टू द ईपीएफओ, जो हमारा ऑफिस है ईपीएफओ का, वहाँ पे अप्रोच करता है and the state government pays amount to the employee. So in this scenario, in this case, the risk is not with the employer. The risk is not with the company. Risk remains with the employee. So वही बात मैंने लिखी है कि contribution made by the employer and employee, risk is with the employee. Third party pays the amount and the example given provident fund. तो इस केस में अकाउंटिंग एंट्री सिंपली क्या होगी मेरी कि भाई एम्प्लॉयर ने जो अपना शेयर पे करा वो उसका एक्सपेंस हो गया, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बात कर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में सिर्फ इतने बोलते हैं. जो डिस्कशन का टॉपिक है इसमें वो है मेरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जहां पे हमें डिस्कशन करनी होगी. अच्छा, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिफाइंड क्यों लिखा हुआ है. डिफाइंड का मीनिंग ये है कि जो कंपनी ने, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पहले ही बता दिया था कि भाई ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे. कई बार क्या होता है कि लेट्स से मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने कंपनी को अपने 5 years दिए, 6 years दिए और मैं छोड़ के जा रहा हूँ कंपनी. नाउ द कंपनी इज वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज व्हिच आई डिलीवर टू द कंपनी एंड द कंपनी सेज ओके यू टेक 1 lakh रुपीज एक्स्ट्रा, which is known as ex gratia payment. Ex gratia payment कौन सी होती है मेरी? Which are paid out of grace, जो कंपनी कहीं डिफाइंड नहीं होता कंपनी की ये देगी, लेकिन ये नॉन डिफाइंड होती है. तो उसका ट्रीटमेंट एएस में नहीं बोला हुआ इसमें, क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट हमें को एएस भी कैसे बोल सकता है जब हमें पता ही नहीं है कंपनी को कि मेरे को कितना दूंगा. जब कंपनी को नहीं पता तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. तो वो तो मेरी एज एंड व्हेन पेमेंट होती है तभी रिकॉर्ड होती है बुक्स में. एएस जो इसमें बात करता है वो बात करता है यहाँ पे डिफाइंड है, जहाँ पे कंपनी को पता है कि मेरे को कौन से प्लान है जिसका बेनिफिट मुझे अपने एम्प्लॉइज को देना है. ओके जी, बात आती है समझ में यहाँ तक. अब बात करते हैं डिफाइंड बेनिफिट. तो डिफाइंड बेनिफिट में क्या होता है कि द अमाउंट इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय, ओनली द एम्प्लॉयर मेक्स द कंट्रीब्यूशन. जब एम्प्लॉयर खाली कंट्रीब्यूट करता है तो जो उसकी रिस्क है वो भी किसके पास होती है? एम्प्लॉयर के पास होती है. And company and when that obligation becomes payable, तो उसकी लायबिलिटी, जो पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी होती है? वो कंपनी की ही होती है. लेट्स सी ग्रेचुटी के लिए मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, मैं किसके पास? कंपनी ही पे करती है जब मेरा फुल एंड फाइनल होता है व्हेन द एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो वही बात है कि एग्जांपल कैन बी ग्रेचुटी और पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्लान. अब जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है मेरे, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस है मेरी, they can be of two types. One can be unfunded and another one can be funded. अब ये क्या होते हैं? अनफंडेड वो होते हैं कि जहाँ पे कंपनी उस प्लान की ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए अपने पास फंड इकट्ठा नहीं करती है, अपने पास फंड को एक्यूमुलेट नहीं करती है, कहीं इन्वेस्ट नहीं करती है, वो होते हैं मेरे अनफंडेड. और फंडेड क्या होते हैं? जहाँ पे कंपनी अपनी लायबिलिटी जो उसको फ्यूचर में पे करनी है उसको पे करने के लिए कंपनी आज से ही कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो वो होता है मेरा फंडेड. ओके, एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल भी क्या हो सकते हैं? एग्जांपल वही हो सकते हैं कि प्रैक्टिकली होता है कि जो मेरी अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, जो मेरी छोटे अमाउंट की होती है, जैसे मेरा बोनस हो गया. बोनस यूजुअली ग्रेचुटी से, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से कम अमाउंट का होता है, तो वो
अनफंडेड की कैटेगरी में आती हैं, कंपनी उसको अनफंडेड करते हैं। लेकिन जो ग्रेजुटी हो गई, रिटायरमेंट हो गई, जहाँ पे पूरे एम्प्लॉयज़ को पे करनी है ग्रेजुटी और रिटायरमेंट पूरे एम्प्लॉयज़ को पेंशन पे करना है, तो वहाँ पे कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। तो जब फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है तो कंपनी आज से ही फ्रॉम द डे वन कंपनी स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो वो मेरा फंडेड की कैटेगरी में आता है। अब बात चाहे मेरी अनफंडेड की है चाहे मेरी फंडेड की है, कंपनी को तो पैसा पे करना है। कंपनी को पैसा पे करने को हम बोलते हैं, ये इसके अंदर ऑब्लिगेशन है कंपनी की। कंपनी की क्या है? ऑब्लिगेशन। तो इसका एक और नाम है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, DBO, जिसको हम यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, तो कंपनी को लायबिलिटी पे करनी है। जब लायबिलिटी पे करनी है तो कंपनी को अपनी बुक्स में लायबिलिटी रिकॉर्ड भी करनी होगी कि लेट्स से मेरे को ग्रेजुटी 5 साल बाद पे करनी है, लेकिन मैं उसको एक साल जैसे जैसे पूरा एम्प्लॉय करता जाएगा, वो अपनी सर्विस सेंटर करता जाएगा, तो मैजिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें अपना खर्चा भी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो वही बात है कि उसको रिकॉर्ड कैसे करता है। तो एएस बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, ये स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स को मत देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ वो समझो, स्टेप्स आपको अपने आप समझेंगे। वो क्या बोलता है? वो कहते हैं कि जो बेनिफिट मेरे को पे करना है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट, आप उसको कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई 5 साल बाद मैं एम्प्लॉय को जो उसकी लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी होगी उसका मैं 30% बोनस पे करूंगा फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। जैसे उसने 5 साल के लिए काम करा, उसकी सैलरी उस टाइम से 40,000 थी, मैं कह रहा हूँ 40,000 में कितना 30% में पे करूंगा, तो 40,000 का 30% कितना हो गया? 4 3 12,000 फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितने साल हो गए? जैसे 5 साल, तो कितना होगा? 60,000। तो ये मेरे को कंपनी एक्सपेक्ट करते कि मैं इतना पे करूंगी 5 साल बाद। अच्छा, अब जो पे करेगी कंपनी उसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो उसको कंपनी क्या करती है? एलोकेट कर देगी, उसको क्या कर देगी? यूनिट कर देगी। यूनिट का मतलब होता है एलोकेट करना। तो भाई 60,000 5 साल के लिए करना है, तो एक साल में कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 5, 12,000 पर मंथ। ओके, अब लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ नहीं, अगर आप लॉजिकल समझोगे तो बहुत रेलिवेंट चीज़ है, बहुत लॉजिकल चीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में सिंपली ये बोलता है कि भाई जो मैं आज मेरे पास जो कैश है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो आज से 5 साल बाद या आज से 3 साल बाद वही मनी की वैल्यू वो मेरे पास नहीं रहेगी। लेट्स से मेरे पास आज 100 रुपये हैं और मैं 3 साल बाद भी कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये की वैल्यू रहेगी? नहीं, उस 100 रुपये की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे मनी की वैल्यू कम होती जाती है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मेरे को कैश फ्लो आना है, मेरे को 4 साल के लिए कैश फ्लो आना है 40 हज़ार रुपये, तो मेरे को हर साल 40,000 रुपये तो आएगा, लेकिन उसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो आज 40,000 रुपये मिलेंगे और जो मेरे को 40,000 4 साल बाद मिलेंगे, उन दोनों की वैल्यू में फर्क होगा। आप अपने घर में समझिए, आपके फादर थे, आपके फादर जब अर्न करते थे उनकी सैलरी लेट से होती थी 50,000 रुपीज़ उस टाइम पे 50,000 रुपीज़, और जो लेट से आप भी 50,000 अर्न करते हो, आज के 50,000, क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, क्योंकि एस्केलेशन आ गया, इंक्रीमेंट्स, जो हमारे जो इकोनॉमी में जो चेंजेस आए उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है मेरी वो बढ़ गई, उससे मेरी जो मनी तो मेरी वही 50,000 है, उसकी जो वैल्यू है ना वो मेरी क्या होगी? कम होगी। तो दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि मेरे को जो एग्जांपल था कि मेरे को 60,000 5 साल बाद पे करने हैं और हर साल 12,000 मेरे को लेके चलना है, तो क्या कंपनी क्या हर साल अपनी बुक्स में 12,000 लेके चलेगी? द आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि जो आज 12,000 है मैं आज को लेकर चलूँ, आज मेरे को 5 साल बाद 12,000 पे करना है ना, तो आज तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो वहां पे मेरा कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और उसके बाद कंपनी क्या कहती है कि जब आपने निकाल लिया उसके बाद एक लायबिलिटी शीट बनाने को बोलती है। लायबिलिटी शीट इज नथिंग बट टू डिटरमाइन द हाउ मच इज द करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट इज जो एम्प्लॉय ने काम करके जो कॉस्ट आई है वो, और एक कंपोनेंट उसमें आएगा इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट वो लोन वाला पार्ट नहीं है, आप इसको ऐसे समझो, एम्प्लॉय कहता है कि भाई मेरे को 60,000 रुपये कंपनी आप दोगे, कंपनी का हाँ जी मैं आपको दूंगी 60,000 रुपये। अच्छा, एम्प्लॉय कहता है कब दोगे? कंपनी कहती है 5 साल बाद दूंगी। अच्छा, तो 5 साल तक आप मेरे को कोई पैसा नहीं दोगे? कंपनी का हाँ कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो कंपनी कहती है भाई आपने मेरा पैसा रखा हुआ है अपने पास 5 साल के लिए, आप मेरे को उस पर ब्याज दोगे नहीं दोगे? अगर मैं वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता? कंपनी कहती है हाँ मिलता। तो एम्प्लॉय कहता है वो इंटरेस्ट आप मेरे को दे दो। कंपनी कहती है जी ठीक है। तो
जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एएस ने उसको क्या करा, जो आउटफ्लो है हमारा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक को नाम दिया करंट सर्विस कॉस्ट और एक को नाम दिया इंटरेस्ट कॉस्ट। कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा फाइनेंस एक्सपेंस वाला नहीं है जो मेरा EBITDA के नीचे आता है। इट इज क्लब्ड इन द और इट इज प्रेजेंटेड विद इन द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अनफंडेड केस, और अनफंडेड और फंडिंग जहां पे हमें लायबिलिटी निकालनी होती है। अब क्या होता है कि कंपनी जो है ये काम कंपनी खुद नहीं करती। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक्चुअली को ये काम आउटसोर्स कर देती है एक्चुअली। सो एक्चुअली आर द प्रोफेशनल जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज। सो व्हाट दे डू, दे कैलकुलेट द लायबिलिटी एंड व्हाट अमाउंट the company should charge to its books of account for that particular year or for each year till the time the company pays the obligation to the employee, ठीक है। सो वही काम अब हम यहाँ पे करने वाले जो काम एक्चुअली करता है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि भाई ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये तो एक्चुअली करना चाहिए। तो फ्रेंड ये जो एएस है या जो IFRS है ये हमें समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक हमें ये नहीं पता हो कि एक्चुअली काम कैसे होता है। क्योंकि कल को अगर हमें आगे कभी ड्यू डिलिजेंस करनी है या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना है, जो एंट्रीज वहां पे बुक्स में डली हुई होंगी एक्चुअली की रिपोर्ट के बेसिस पे, अगर हमें उनका बेस नहीं पता हो कि कैसे फ्लो हो रही है तब तक हम अपनी जो भी फाइंडिंग्स है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी और द एक्चुअली कैलकुलेट्स इट्स लायबिलिटी एंड करंट सर्विस कॉस्ट। सो टू अंडरस्टैंड दिस we have taken a very simple example, very basic example, but very relevant, and I think this covers the whole scenario what can be the cases. So let's start. So let's say there is an employee, Mr. Ram. उनकी Y0 पे when he joins the company, the salary at Y0 is 40,000 per month. Now the company says company expects that the escalation will be 8% each year and bonus. What company will pay after 6 years? Company will pay 30% of the last drawn salary for each year of service, for each completed year of service, and the discount rate is 10%. So, like जो हमने पहले बात करी कि भाई हमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की लायबिलिटी निकालनी है कि कंपनी को 6 साल बाद कितना पे करना है, तो वो कैसे पे करेगी? कंपनी को पहले पता होना चाहिए कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना है जो मुझे पे करना है। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगी कि 6 साल बाद में एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, तो वो हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे। भाई 40,000 मेरी आज है Y0 पे और 8% मेरा एस्केलेशन है, इंक्रीमेंट है, तो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 एंड ईयर 6। तो 6 साल के बाद इस एम्प्लॉय की सैलरी, मिस्टर राम की जो सैलरी होगी मंथली सैलरी, ही विल बी ड्रॉइंग 58,773 ईच मंथ। ओके, अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होगा मेरा कि भाई 58,773 का कितना परसेंट मेरे को बोनस देना है? 30%। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो मैंने वही करा, लास्ट डन सैलरी इंटू 30% टू 6 years कम्स आउट टू 1,05,791। सो फ्रेंड, दिस इज द अमाउंट विच कंपनी एक्सपेक्ट कि मेरे को 6 साल बाद इसको पे करना है, और ये अमाउंट की मेरे को लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है फॉर ईच ईयर। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, अच्छा भाई जो 6 साल में पे करना है तो मेरा 1 साल में कितना पे करूंगा, तो उसको बोलते हैं मैंने एलोकेटेड बेनिफिट, मतलब यूनिट में मैंने इसको एलोकेट कर दिया। तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कम्स आउट टू बी 17,632 कि अगर मैं हर साल 17,632 की लायबिलिटी अपनी बुक्स में बनाता चलूं तो 6 साल के बाद जब मेरी इकट्ठी होके 1,05,000 की वैल्यू मेरी आ जाएगी। अच्छा, अब कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी हर साल 17,000 बुक करती जाएगी? नहीं, यहाँ पे मेरा फैक्टर आता है किसका? डिस्काउंट रेट का या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। वो ये कहता है कि भाई 17,000 आपको हर साल पे करना है, कि मेरे को ईयर 1 पे भी यही पे करना है, ईयर 6 पे भी यही पे करना है। तो आप सोच के देखो कि जो ईयर 1 पे 17,632 है और जो ईयर 6 पे ये अमाउंट है, क्या वो दोनों आपस में बराबर होती हैं? वो बराबर नहीं होंगी हमारी। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने करंट सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशन करी कि भाई आज की आज की जो उसने सर्विस दी है उसकी कॉस्ट मेरी कितनी आती है। सो इसका सिंपली तरीका है कि मैंने 6 साल के लिए तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 एंड ईयर 6 हर ईयर में मेरे को इतना ऑब्लिगेशन है मेरी। यहाँ पे आगे मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना है मेरे यहाँ पे 10%।
डिस्काउंट रेट में कि जो इन्फ्लेशन रेट है इकोनॉमी में वो मैं कह रहा हूँ कि 10% है, कि जो लेट्स से कि जो मेरा आज 100 रुपये है वो मेरा 6 साल बाद भी 100 रुपये नहीं होगा, वो मेरा कम हो जाएगा ड्यू टू माई टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि जनरली हम जो पढ़ते आए हैं अपने जो प्रोफेशनल स्टडीज में भी हमने पढ़ा है, सीए में, एमबीए में, जनरली क्या होता है, ये ईयर 1 पे मेरा 0.909 या 1 होता है, फिर 909, 821, 826 इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे वो रिवर्स चल रहा है। वो रिवर्स क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं ये कैश फ्लो नहीं है मेरे, ये मेरे कैश फ्लो नहीं है, ये मैं अपनी प्रोविजन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे कैश फ्लो नहीं है अगेन फ्रेंड्स, ये मेरे क्या है, प्रोविजन है, ये मेरे को पे करनी है। ये पैसा मेरे को आज पे नहीं करना है, ये पैसा मेरे को कब पे करना है, ये पैसा मेरे को 6 साल बाद यहाँ पे करना है। तो जब मैं 6 साल बाद पे करूंगा तो उसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, मैंने 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया तो मेरी वैल्यू होगी 10,949, 10,949। अब ये कैसे निकाला, तो सिंपल कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू कर देता हूं, हर साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेरा आ जाता है। ठीक है जी। तो मैंने देखा ईयर 6 पे लास्ट साल में तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, ठीक है, ये कम होती गई। तो ये मेरा क्या आ गया, निकल के आ गया, फॉर ईच कंप्लीटली ईयर ऑफ सर्विस दिस इज माई सीएससी। ठीक है। अब क्या ये टोटल मेरा इसके बराबर हो रहा है? जी नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर मेरा अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ रहा है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक्स में, अब वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर द लायबिलिटी शीट। लायबिलिटी शीट क्या है कि जो ये 1,05,000 है ना, कि इसका हम ब्रेकअप बनाते जाएंगे, हर साल की कितना मैं एक्सपेंस करूंगा, कितनी से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कितना और नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस करूंगा, फिर कितनी लायबिलिटी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर कितना रिकॉर्ड करूंगा, फिर कितनी लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटी शीट है मेरी। जैसे मैं लायबिलिटी का अकाउंट बनाता हूं तो क्या होता है, मेरा ओपनिंग बैलेंस, जो भी कुछ चेंज हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने वही रखा, ओपनिंग, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट कॉस्ट को मैं समझाता हूँ क्या है। ओपनिंग बैलेंस हाँ जी 0 है, बिल्कुल कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। करंट सर्विस कॉस्ट में कितना आया, जो ये अमाउंट था मेरा फर्स्ट ईयर का, वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, समझ में आती है यहाँ ये वाली बात भी, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना गया, वही 10,949। अब ये जो 10,949 है, ये मेरा नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन गया। फिर अगले साल की जो मेरी करंट सर्विस कॉस्ट थी 12043, वो मैं यहाँ पे लायबिलिटी शीट में मैं लेके चला गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इंटरेस्ट हमने लिया 1095। एक बात सोच के देखो, जो मैं पहले बता रहा था आपको कि एम्प्लॉय को कंपनी को ये पैसा देना बनता था ईयर 1 पे, क्योंकि ये उसकी सर्विस की कॉस्ट, जो उसने आज इस साल में जो उसने सर्विस परफॉर्म करी है उसकी कॉस्ट। लेकिन कंपनी ने ये पैसा उसको आज ना देके कंपनी क्या करिए कि भाई मिस्टर राम, आप ये पैसा हमसे ईयर 6 पे लेना, यहाँ पे जब खत्म हो जाए, जब आप पूरे 6 साल कंप्लीट करोगे पैसा आपको तब मिलेगा। बनता आज है देना, लेकिन मैं आज ना देके कब दूंगी आपको, 6 साल बाद मिलेगा। अच्छा, तो एम्प्लॉय ये नहीं कहेगा कि अच्छा भाई आपने मेरा पैसा रखा हुआ है जी, तो क्या मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये वही इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट मेरा फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, जो मैं कि लोन लेके मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, ये वो इंटरेस्ट नहीं है। ये वो पैसा है कि जो मेरे को एम्प्लॉय को देना था, लेकिन मैंने एम्प्लॉय को ना दे के मैं 6 साल बाद दूंगा या कुछ साल बाद दूंगा, तो मेरे को अपनी बुक्स में इंटरेस्ट चार्ज करा, मैंने चार्ज करके मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर अगले साल ये मेरा ओपनिंग हो गया। फिर मैंने जो इस ईयर का सीएससी है मैंने वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। फिर इस पे जो इंटरेस्ट है वो निकल के आ गया। ऐसा करते 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 मैं ईयर 6 में आ गया, और ईयर 6 के एंड तक मैंने देखा कि जो मेरी लायबिलिटी है वो 105,777 आ गई। यहाँ पे मेरी लायबिलिटी कितनी थी, 105,791, विच इज इक्वल टू, ये डिफरेंस 12-13 रुपए का इसलिए ड्यू टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डेसिमल तक लिए, ज्यादा लेते थे डिफरेंस मेरा एग्जैक्ट मैच करता। तो दिस इज हाउ द एक्चुअली प्रिपेयर। अब होगा क्या, कंपनी क्या करेगी, एक्चुअली क्या करेगा, कंपनी को खाली ये स्टेटमेंट देगा फॉर फर्स्ट ईयर कि ईयर 1 में भाई अपनी बुक्स में आप ये रिकॉर्ड कर लो, कंपनी रिकॉर्ड कर लेगी एक्सपेंस, खर्चा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। ईयर 2 में ये डिटेल ना देके ओनली वो इसकी डिटेल देगा कि भाई सीएससी इतना रिकॉर्ड करो और इंटरेस्ट को इतना रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो कंपनी बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिपोर्ट ऐसे करती जाएगी। सो अब इस क्वेश्चन में एक बात हम और करते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई जो ये मेरी एजम्पशन थी यहाँ पे कि एस्टिमेशन मेरा 8% होगा, डिस्काउंट रेट मेरा 10% होगा। लेट्स से कंपनी जो है बहुत अच्छा काम करने लगी और ईयर 4 में
कंपनी ने कहा कि भाई 8% ना हो कि मैं हर साल जो एस्केलेशन जो दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा अपने एम्प्लॉयज को, लेट्स से मैं 10% दूंगा। अच्छा, और जो मार्केट में जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट था वो भी 10% से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 13% हो गया। अब ये जो मेरी एजम्पशन में चेंज हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में सोची थी और ईयर 4 में ये होगी, क्या उसकी वजह से कुछ मेरी लायबिलिटी चेंज होगी? द आंसर इज यस। क्यों चेंज होगी? क्योंकि मैं पहले उसको 8% दे रहा था, मेरे को कितना देना पड़ेगा उसको? 10%। ऑब्वियसली द लायबिलिटी विल गेट चेंज। अच्छा, तो हम देखते हैं ये बात हम कब कर रहे हैं, हम ईयर 4 में मेरे पास निकल के आया। तो मैं कहूँगा अगेन सिंपली कि भाई प्रोजेक्टेड बेनिफिट मैंने दोबारा निकाला, कितना हुआ कि 40,000 ईयर 0 पे सैलरी थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितना परसेंट से इंक्रीमेंट है? 8%। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन ईयर 4 में वो बोल रहा है कि एस्केलेशन मेरा कितना होगा? 10%। तो 1.10 एंड 1.10। नाउ द रिवाइज सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी विल बी 60,780, जो पहले कितनी थी? 58,000। तो मेरी सैलरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो मेरा एलोकेटेड मेरा एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना हुआ? 60,790 into 30% into 6 years equal to 1,09,746. This is my revised obligation. ये मेरी रिवाइज ऑब्लिगेशन है। जब ये पहले मेरी मेरी ऑब्लिगेशन थी 1,05,000, अब 1,09,000, लायबिलिटी मेरी क्या हो गई? बढ़ गई यहाँ पे। अच्छा जी, मेरा एलोकेटेड बेनिफिट क्या होगा? डिवाइड बाय 6, 18291। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो पहले निकाला था सीएससी, वही सीएससी हमने यहाँ पे निकाल दिया कि भाई हर साल मेरे को इतना मेरे को लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे। तो मेरी सीएससी यहाँ पे निकल के आ गई। अब एक चीज इसमें आती है, वो क्या आती है फ्रेंड्स? वो ये होगी कि क्या ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लायबिलिटी शीट में, ओपनिंग बैलेंस, सीएससी, इंटरेस्ट कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, क्या ये अभी भी वही रहेंगे? द आंसर इज यस, ये वही रहेंगे। लेकिन इसमें बस एक कंपोनेंट और एक्स्ट्रा आएगा। वो क्या होगा? वो कंपोनेंट होगा मेरा एक्चुअली गेन या एक्चुअली लॉस। ये कैसे निकल के आया? अब आप सोच के देखो, आप कंपनी के सीएफओ हैं, एक्चुअली आपको हर साल रिपोर्ट देता है। ईयर 1 पे रिपोर्ट दी, आपने एक्सपेंस बुक कर लिया, आपकी बुक्स में लायबिलिटी इतनी खड़ी हुई होगी, ठीक है। ईयर 2 पे इतनी लायबिलिटी खड़ी थी आपकी, ईयर 3 पे आपकी इतनी लायबिलिटी बुक्स में आ रही थी, 39,738, ठीक है। सो ईयर 3 में मेरी लायबिलिटी है 39,738। यहां तक कंपनी का और एक्चुअली का आपस में मैच करते हैं। अब जब ईयर 4 आया तो जो हमने यहाँ पे डिस्कशन करी थी कि कुछ एजम्पशंस में चेंज हुआ, उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी भी यहाँ पे चेंज हो गई। तो एक्चुअली ने अपने ऑफिस में एक नई लायबिलिटी शीट बनाई, क्योंकि जो लायबिलिटी में मेरी चेंज हो गई। तो उसने क्या करा? उसने भी वही अप्रोच करी जो पहले करी थी कि ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस 0, सीएससी कितनी होगी इस बार? 9932, ये वाली उसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस 9932। फिर ईयर 2 में ये मेरा क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस हो गया। जो दूसरे साल का मेरा सीएससी था वो उसने चार्ज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने 13%, इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा कितना हो गया? 13%, वो इंटरेस्ट निकाल दिया, इतना आ गया। फिर तीसरे साल में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, तीसरे साल में जो सीएससी थी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई और इस पे मेरा इंटरेस्ट लग गया और क्लोजिंग आ गई, ये आ गई 38,038। अब क्या हुआ? अब एक्चुअली ने देखा कि मैंने जो पहले कंपनी को प्रोवाइड करी थी लायबिलिटी शीट, उसमें मैंने कितना दिया था? 3973। अब जो मेरी लायबिलिटी शीट आ गई है ईयर 3 के एंड पे, वो आ गई 38,028, मतलब लायबिलिटी मेरी क्या हो गई? चेंज हो गई। अगर एक्चुअली इसी लायबिलिटी शीट को कंपनी को दे देगा तो कंपनी के लिए तो रिकंसिलिएशन डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। कंपनी बुक्स में अमाउंट कितना होगा ऑब्लिगेशन का? 39,000 और एक्चुअली बोल रहा 38,000। तो टू रिकंसाइल विद द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट उन्होंने क्या करा? उन्होंने इसको ओपनिंग बैलेंस को 38,000 ना करके कितना कर दिया? जो यहाँ पे आ रहा है 39,000, 39,738, ठीक है। चौथे साल का जो सीएससी था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब बताइए इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इस पे कैलकुलेट होगी या नई वाली ऑब्लिगेशन पे कैलकुलेट होगी? ऑब्वियसली नई वाली भी कैलकुलेट होगी, तो नई वाली पे कैलकुलेट हो गई। लेकिन जो ये क्लोजिंग बैलेंस है
क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए मेरा, नई लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 38,028, तो 38,028 प्लस 1432 322 प्लस 4944 कम्स आउट टू 57,294। अब हमने कंपनी ने देखा, एक्चुअली ने देखा कि भाई क्लोजिंग लायबिलिटी में भी 57,294 है, ओपनिंग लायबिलिटी में वो कब है जब मेरी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है 38,028, लेकिन लायबिलिटी होनी कितनी चाहिए 39,738। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो ओपनिंग लायबिलिटी का जो डिफरेंस है, वो मेरा क्या हो गया एक्चुअली ये कि मैंने सोचा था कि 39,000 मेरे को पे करना है ऑब्लिगेशन कंपनी कितनी, लेकिन अब रिवाइज ऑब्लिगेशन कितनी आ गई 38,000, व्हिच मींस कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है वो कम हो गई। ऑब्लिगेशन कम होना, लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली गेन। तो एक्चुअली गेन मेरा क्या आ गया 1710, अगर मैं इसको लिखूं तो 39738 माइनस 38,028। So actually gain, actually loss is nothing but just the change in the assumption। जो assumptions में change होता है उसकी वजह से जो क्लोजिंग बैलेंसेस में या ओपनिंग बैलेंसेस में जो डिफरेंस अराइज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली गेन और एक्चुअली लॉस। तो ये कोई टर्म कोई ऐसी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं हम देखते हैं अरे एक्चुअली गेन की क्या चीजें भाई क्या समझ नहीं आ रहा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई जो मेरा ऑब्लिगेशन में चेंज हो गया ड्यू टू चेंज इन द असम्पशन, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस खड़ा होगा ऑब्वियसली रिकंसिलिएशन में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, वो ट्रांसफर कर दूंगा मैं एक्चुअली गेन में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर हम कौन सा प्लान कर रहे थे, अनफंडेड, जहां पे कंपनी जो है अपनी ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कुछ फंड एक्यूमुलेट नहीं करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेकंड सिनेरियो इसका, वो है फंडेड, कि जहां पे कंपनी जो है अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए फंड्स को इन्वेस्ट करती है, इकट्ठा करती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें भी सेम स्टेप होंगे मेरे, क्योंकि मैंने पहले बताया ऑब्लिगेशन तो नहीं निकलेगी, बस उसमें होगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आएगा प्लान एसेट का। तो प्लान एसेट क्या होती है कि मैंने उस लायबिलिटी को पे करने के लिए जो एसेट इन्वेस्ट करे हुए हैं उसको हम बोलते हैं, मैंने वो एसेट को प्लान कर रखा है कि मैं इसको इस पर्पज के लिए रख रहा हूं, तो वो मेरी होती है प्लान एसेट। अब जो प्लान एसेट है मेरी, उस पर भी एक्चुअली गेन एक्चुअली लॉस हो सकता है। वो कैसे हो सकता है उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लेकिन मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता देता हूं क्या होता है कि भाई मैंने कहा कि मेरी ऑब्लिगेशन है लेट से 11 लाख की जो मेरे को पे करनी है। मेरे बुक्स में प्लान एसेट आ रहे हैं, लेट से ओपनिंग बैलेंस आ रहा है लेट से 10 लाख का। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे को 11 लाख के प्लान एसेट चाहिए या मेरे को 10 लाख के प्लान एसेट चाहिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 10 लाख की मेरी ऑब्लिगेशन आएगी और मैं कह रहा हूं कि 10 लाख के मेरे को क्या चाहिए, प्लान एसेट चाहिए और 3 साल बाद चाहिए मेरे को। तो कंपनी क्या हर साल 3,33,333 का अमाउंट इन्वेस्ट करेगी ताकि 3 साल बाद 10 लाख रुपए आ जाए? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी जो पैसा आज इन्वेस्ट कर रही है उस पर 1 साल बाद कंपनी कुछ रिटर्न भी कमाएगी। तो कंपनी आज थोड़ा कम इन्वेस्ट करेगी, सेकेंड ईयर में क्या पता थोड़ा ज्यादा करे, थर्ड ईयर में थोड़ा ज्यादा करे, ताकि तीनों मिला के 10 लाख रुपए उसके पास आ जाए ईयर एंड होने के बाद या पीरियड एंड होने के बाद। लेट्स से कंपनी ने कहती है कि भाई अगर मैं 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ हर साल 3-3 लाख रुपए, तो मैं 3 साल बाद 10 लाख रुपए में मेरे को मिल जाएंगे जब मैं उस एसेट को सेल कर दूंगी या रिलाइज कर दूंगी। तो कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी सोच रही है कि 3 साल बाद मेरे को अगर मैं 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को रिटर्न कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपए की मिलेगी, कि 10 लाख माइनस 9 लाख 1 लाख। लेकिन होता क्या है कि जो एक्चुअल रिटर्न है क्या पता वो 10 लाख से कम हो या क्या पता एक्चुअल रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा हो। अगर लेट्स से 10 लाख से कम, लेट्स से 9 लाख 90,000 है, तो एक्चुअल रिटर्न मेरी कितनी हुई 90,000। मैंने सोचा कितना था 1 लाख, तो मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। उसको बोलते हैं एक्चुअली लॉस ऑन द प्लान एसेट 10,000। सेकंड सिनेरियो, मैंने सोचा था कि मेरे को 1 लाख की इनकम मिलेगी, मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न 1 लाख की होगी, लेकिन जब मैंने एसेट को रियलाइज करा तो मेरे पास जो निकल गई वो निकल गई 1,50,000। मतलब जो मैंने एसेट को बेचा तो मेरे को पैसे मिले 10,50,000। तो 1,50,000 मेरी क्या होगी, एक्चुअल रिटर्न हो गई। मेरी एक्सपेक्टेड थी 1 लाख, तो जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो मेरा क्या हो गया, एक्चुअली गेन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट
एक्चुअली गेन एंड एक्चुअली लॉस ऑन द प्लान एसेट। तो प्लान एसेट्स जो मेरे फंडेड ऑब्लिगेशन होती है हमारी, उसमें लायबिलिटी शीट हम यही करते हैं, बस उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आता है प्लान एसेट का। अब लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, फंडेड डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हम इसको समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू हम अपनी बात समझते हैं। और ये एग्जांपल आप जब ऑफिस में जाएंगे आप देखेंगे, ये प्रैक्टिकली यही सिचुएशन हमारे सामने होती है। क्या होता है कि लेट्स से फंडेड का मतलब मैंने बताया था कि जहां पे कंपनी अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए एसेट में पैसा इन्वेस्ट करती है। सो ओपनिंग बैलेंस था मेरा ऑब्लिगेशन का 15 लाख लेट्स से, और प्लान एसेट का बैलेंस था 10 लाख। एक्चुअली रिपोर्ट दी और उसने कहा कि भाई इस साल की जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो 3 लाख है, इंटरेस्ट कॉस्ट है 20,000। इस साल हमने उस एसेट में और कितना इन्वेस्ट करा 1,50,000। कितने बेनिफिट हमने पे करे 2,40,000। अब बेनिफिट पे क्या होता है कि भाई ऐसा थोड़े कि कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय हैं और 100 के 100 का एक साथ ही उनके 5 साल कंप्लीट होंगे, 6 साल कंप्लीट होंगे। किसी एम्प्लॉय का आज होगा, किसी एम्प्लॉय का अगले साल होगा। तो लेट्स से इस साल में कुछ एम्प्लॉय का कंपनी उन्होंने अपनी सर्विस कंप्लीट करी और उनको जो हमने बेनिफिट पे करे वो करे 2,40,000। एंड नाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दिस प्लान एसेट्स इज 12%। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का 17 लाख और प्लान एसेट का है 10,20,000। ठीक है। सो मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्लान एसेट है उसमें हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होती है कि अगर ये पैसा मैं इन्वेस्ट करूं तो मैं कितना कमा लूंगा। तो जो मैं इनकम मेरी अर्न होगी, जो रिटर्न मेरी अर्न होगी, उसको मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो एएस में या तो मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लो कि लेट इट बी x% और निकालो। इस IFRS में या एएस में हमारी अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये कहती है हमसे कि भाई जो भी ये चेंजेस हैं आपके, जैसे कि कंट्रीब्यूशन किया हमने, बेनिफिट पे करे हमने, या फिर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारी, ये इन द मिडिल ऑफ ईयर है। लेकिन प्रैक्टिकली ये मेरी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। लेकिन हम इस एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं कि ये मेरी क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयर का मतलब कि 6 महीने के बाद मेरे को पैसा मिल जाता है और फिर मैं दोबारा से उसको क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, जो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हमने कैसे निकाला, सिंपली कहा हमने कि भाई 6 महीने की मेरी कितनी परसेंटेज निकल के आएगी। अगर मेरा साल का 12% है तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें मैं आपको कुछ लॉजिक नहीं बता सकता, दिस इज द फॉर्मूला। सो निकल के आया 5.83%। नाउ कम्स, अब मैं अपनी बात आपके सामने दोबारा एक और एग्जांपल के थ्रू रखता हूँ इसी में कि लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं कहता हूँ 12%। तो 12% निकल के आएगा इसके थ्रू। कैसे निकल के आएगा कि 1 लाख पहले 6 महीने के लिए, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं 5.83% पे अर्न करूंगा तो मैंने कितना कमाया, लेट्स से 5830। अब इस 1 लाख, अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दूंगा। तो 1 लाख प्लस 5830 का फिर 5.83% निकल गया है 6170। तो जब मैं दोनों रिटर्न को प्लस करूंगा ना, 5830 प्लस 6170, इट कम्स आउट टू 12,000 व्हिच इज 12%। तो ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। अगर मेरा प्लान एसेट रिटर्न मेरा 12% है, सो अगर मेरे को वो हाफ ईयरली करनी है तो वी कैन डू बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ वी कैलकुलेट कि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर फर्स्ट 6 मंथ कितनी होगी। मेरी ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख। क्या कुछ पहले 6 महीने में कुछ एडिशन डिलीशन करा, नहीं करा। ओके, तो सिंपल 5.83 which comes out to 58,300. अब नाउ कम्स टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द सेकंड 6 मंथ। ओपनिंग बैलेंस वाज 10 लाख। पहले 6 महीने की रिटर्न कितनी है मेरी, 58,300। फिर मैंने क्या करा, मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन पे करे, मतलब मेरी उससे एसेट मेरी क्या होगी, बढ़ गई होगी। मैंने एसेट में अपना पैसा जोड़ा 1,50,000। कुछ मैंने बेनिफिट पे करे। अगर एक बात बताओ, मैंने बेनिफिट पे करे तो मैं क्या डालूंगा, PVDBO टू बैंक। अच्छा, लेकिन जो वो बैंक से पैसा मैं कहाँ निकालूंगा, बैंक में पैसा मेरा कहाँ से आएगा, जब मैंने वो पहले अपनी एसेट सेल करी होगी। तो मेरी एंट्री क्या रही होगी, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट और फिर PVDBO टू बैंक अकाउंट। तो तब मैंने एसेट पे की, पैसा मिला, वहां से मैंने अपनी लायबिलिटी पे करी। तो यहाँ से मैंने अपना जब एसेट पे की तो मेरा एसेट कम हो गई, मैंने उसको माइनस कर दिया। तो इस पे मेरे को 5.83% निकाला मैंने, विच कम्स टू बी 56,452। तो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरी कितनी होगी, 1,14,752। ओके, अब हम बात करते हैं अपने प्लान एसेट, जो हम 11th में पढ़ते थे, टी शेप में अकाउंट बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको कि ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा, 10 लाख। ओके,
मैंने प्लान एसेट में इन्वेस्ट कितना और करा इस साल 1,50,000, 1,50,000। कितना पैसे मैंने निकाल लिया 2,40,000, यहाँ 2,40,000। क्लोजिंग बैलेंस मेरा जो कि है वो कितना है 10,20,000। ये मेरा किस पे होता है? सो गाइज दिस इज कैरीड एट माई फेयर वैल्यू। ये मेरा फेयर वैल्यू पे है, जो कि मेरा क्या है करेक्ट है। इसके अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट है वो मेरी ऑलरेडी आ चुकी है, ये मेरा ठीक है। अब अगर ये मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मेरी एसेट में ऐड होगी, मेरी इतनी थी, तो आइडियली अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न है तो मेरा अकाउंट मैच होना चाहिए, लेकिन अकाउंट मैच नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो मेरी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आया, ये निकल के बैलेंसिंग फिगर, उसको हम बोलते हैं कि एक्चुअली लॉस। इसको समझते हैं एक्चुअली लॉस क्या बोलते हैं हमें। ये कहते हैं कि भाई जो प्लान एसेट पे हमने रिटर्न सोची थी कि हम इतना कमाएंगे, वो हम इतनी नहीं कमाई, हमने से कम कमाई। कितनी कम कमाई? इतनी कम कमाई। तो हमने एक्चुअल में कितनी कमाई? एक्सपेक्टेड माइनस लॉस इक्वल टू माई एक्चुअल रिटर्न। सो फ्रेंड, दिस इज हाउ द एक्चुअली और द कंपनी इन प्रैक्टिकल प्रिपेयर्स द प्लान एसेट एंड इन प्रैक्टिकल कैलकुलेट्स द एक्चुअली गेन और लॉस ऑन द प्लान एसेट्स। अब जो सेकंड चीज है पीवीडी में जो हमने पहले समझा था वो सिंपली होगा, उसको भी टी शेप में समझ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15 लाख। 15 लाख। इस साल का सीएससी और आईसी कितना है? 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख और सॉरी 20,000, नॉट 2 लाख, 20,000। ठीक है। इस साल हमने जो बेनिफिट पे करे उससे मेरी लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जी मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है? 17 लाख। क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है? 17 लाख। टोटल मेरा आइडियली मैच होना चाहिए, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? यहाँ पे मेरा आ रहा है एक्चुअली लॉस। मतलब क्या है कि लायबिलिटी मेरी होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन अभी बुक्स में मेरी लायबिलिटी क्या है? 15,80,000 आ रही है। तो मेरे को 1,20,000 से लायबिलिटी अपनी और बढ़ानी थी। जब मेरे को बढ़ानी है तो मेरा जो एक्चुअली लॉस, जो मैंने एजम्पशन पहले करी थी या जो इसके थ्रू जो चेंज हुआ है, वो मेरा यहाँ पे निकल के आ गया एक्चुअली लॉस। सो दिस इज हाउ the company or the actually calculate their actually gain or loss on plan asset as well as on the defined benefit obligation. So I think ये जो एग्जांपल ये वाला और इससे पहले वाला जो एग्जांपल है, इसमें हमने सारे सिनेरियो जो हैं अपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट के हमने कवर कर दिए। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट विच डील्स विद टर्मिनेशन बेनिफिट। तो टर्मिनेशन बेनिफिट, जैसा मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इट इज नथिंग बट द अमाउंट व्हिच वी पे टू द एम्प्लॉय व्हेन एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम द कंपनी ईदर वॉलंटरी और बाय द कंपनी। वॉलंटरी जैसे मेरा गवर्नमेंट सर्विस में आप देखते हो कि इंडियन एयर जो हमारे आर्म फोर्सेज होती हैं, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, उसमें काफी लोग जो है वीआरएस लेके अपना वापस आ जाते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्कीम के थ्रू वो वापस आ जाते हैं। तो उनको जो कंपेंसेशन पे किया जाता है उसको हम स्ट्रेट अवे अपनी बुक्स में काउंट कर देते हैं एज अ एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज हाउ द टर्मिनेशन बेनिफिट, वेरी सिंपल। इसमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू कुछ हो नहीं है, सिंपली एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर IAS 19। हाउएवर इसमें दो चीजें और हैं मेरी। वो दो चीजें क्या है कि जो हमने पहले एग्जांपल करा था जहां पे हमने कहा कि मैं अपने एम्प्लॉय को लेट से 30% दूंगा बोनस। क्या होता है प्रैक्टिकली, कई बार कंपनी कहती है 30% ना देके कंपनी अच्छा परफॉर्म करी, मैं उसको 40% दे देती हूँ। मतलब मेरे बेनिफिट जो है एम्प्लॉय के मैंने क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। बेनिफिट मैंने किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया। तो उस टर्म को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या कि कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, कंपनी ने कहा था कि मैं आपको 30% दूंगी, लेकिन कंपनी ने कहा कि ड्यू टू XYZ रीजन मैं आपको 20% ही बोनस देंगे। तो पहले बेनिफिट उसको ज्यादा मिल रहा था, अब बेनिफिट कम मिल रहा है। तो जो बेनिफिट एम्प्लॉय के कम हो जाते हैं उसको AS में बोलते हैं हम कर्टेलमेंट। क्या बोलते हैं? कर्टेलमेंट। सो देयर आर टू टर्म्स, वन इज मॉडिफिकेशन एंड वन इज कर्टेलमेंट। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बोथ द टर्म विद अ सिंपल एग्जांपल। सो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई मॉडिफिकेशन में क्या होती है, जहाँ पे बेनिफिट्स में फेवरेबल इंक्रीज आया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय, और अगर कर्टेलमेंट में जहाँ पे अनफेवरेबल चेंज है तो वो मिली होती है कर्टेलमेंट। अब मैंने मॉडिफिकेशन निकालने के लिए क्या बोलते हैं मेरा कि हमें एडिशनल बेनिफिट, ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है अगर उसके बेनिफिट में इंक्रीज है तो हम कैसे निकालेंगे मॉडिफिकेशन? हम क्या निकालेंगे उसके लिए? एडिशनल बेनिफिट। वो कैसे निकालेंगे
we will calculate the DBO, defined benefit obligation, as per the original plan, and then we will calculate DBO as per the revised plan. और जो उसका जो चेंज होगा वो निकल के आ जाएगा ऐसे. So let's say I should correct this. So original plan में DBO थी 80 and now the DBO is 100. So the additional benefit which the company is providing to employee is 20. So जो ये 20 है इसकी हम अलग से क्या निकालेंगे, इसके लिए हम अलग से लायबिलिटी शीट बनाएंगे. क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्या होता है कि ये जो चेंजेस हैं वो मेरे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आते हैं. लेट्स से मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो 3 साल के बाद मेरा चेंज आया, तो 3 साल तक तो मैंने जो ओरिजिनल प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी CSC बुक करी. तो जो 20 है मुझे इसका भी ब्रेकअप देखना है कि भाई 20 में से कितने अमाउंट मेरी जो है प्रीवियस पीरियड से बिलोंग करती है और कितना अमाउंट मेरा जो आने वाले जो 2 साल हैं उस पर बिलोंग करती है. तो उसको हम बोलते हैं एएस में जो मेरा हिस्टोरिकल पीरियड है, जो मेरा पीरियड ऑलरेडी बीत चुका उसको बोलते हैं यहाँ पे पास्ट सर्विस कॉस्ट PSC, और जो मेरा अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसको यहाँ पे टर्म दी गई है UPSC, अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल. एग्जांपल इज कि DBO है, लेट्स से बोनस प्लान है कि 5% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस हम देंगे. डिस्काउंट रेट है 10%, एस्केलेशन कंपनी के लिए 6% और सैलरी है मेरी Y1 पे 20,000. सो फ्रेंड्स मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मैं डिस्काउंट रेट या एस्केलेशन में चेंज है ये मेरी क्या है एजम्पशन है ऑफ एक्चुअली. तो मेरा जो हमने पहले समझा था लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कि मेरी DBO चेंज होगी वहाँ पे एक्चुअली गेन लॉस लेकर, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है जो बेनिफिट मेरा 5% था, कंपनी कह रही है कि भाई 5% ना देके कंपनी ऐसा काम कर रही है, वी विल पे एम्प्लॉय 6%. तो बेनिफिट चेंज होगा. बेनिफिट चेंज होगा मतलब फेवरेबल चेंज है बेनिफिट्स में, तो मॉडिफिकेशन विल अप्लाई. सो मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल ओरिजिनल प्लान के थ्रू हम निकालेंगे अपनी DBO, फिर रिवाइज प्लान के थ्रू निकालेंगे एडिशनल बेनिफिट. सो ओरिजिनल प्लान जो था मेरा उसके थ्रू हम कैश टाइप है मेरे नंबर 1 एक्सपेक्टेड बेनिफिट, देन एलोकेटेड बेनिफिट, देन वी नीड टू कैलकुलेट CSC, IC एंड देन द लायबिलिटी शीट. सो जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो कितना होगा मेरा कि Y1 पे सैलरी है मेरी 20,000 और एस्केलेशन है 6%, तो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तो सैलरी निकल के आ गई 25,250 एट द एंड ऑफ 6 ईयर. इस पर कंपनी कितना पे कर रही है? 5% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस. कितने साल हो गए? 5 साल, 5 ईयर्स, तो 6312. ओके, एलोकेटेड बेनिफिट निकल के आ गया 6312 डिवाइड बाय 6, 1262. नाउ जो CSC IC वी ऑल नो हम कैसे निकालते हैं कि 1262 को मैं 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एलोकेट कर दूंगा, मेरी CSC निकल के आएगी. उसके बाद मैं लायबिलिटी शीट में ओपनिंग बैलेंस CSC IC क्लोजिंग बैलेंस में वो निकाल दूंगा. ठीक है. अब मैं कहता हूँ कि ईयर 3 में मेरा कुछ बेनिफिट में चेंज हुआ तो एडिशनल बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? मैंने निकाला कि भाई एक्सपेक्टेड बेनिफिट एज पर द रिवाइज प्लान क्या होना चाहिए मेरा. सैलरी तो मेरी वही रहेगी क्योंकि सैलरी में कोई चेंज नहीं है, 25,250 इनटू जो पहले 5% हम पे कर रहे थे कंपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट, वो हम कितना करेंगे? 6% फॉर 5 ईयर्स. नाउ इट कम्स टू 7,575. मेरा ओरिजिनल प्लान कितना था? वो 6312, रिवाइज प्लान है 7575. तो एडिशनल बेनिफिट जो कंपनी दे रही है एम्प्लॉय को कितना दे रही है? 1263. सो ये मेरा 1263 है, दिस इज द एडिशनल बेनिफिट. इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक पोर्शन मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा हिस्टोरिकल का जो 3 इयर्स का है पास्ट सर्विस कॉस्ट, और दूसरा करना पड़ेगा जो भी 2 साल आने वाले हैं उसको UPSC में करना पड़ेगा. सो कैसे करा हमने? सो वी कैलकुलेट द, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड निकाला, एक्सपेक्टेड एडिशनल बेनिफिट. नाउ वी allocated it the additional benefit 1263 over a period of 5 years, तो 253 for each year. ओके, सो मैंने यहाँ पे CSC भी निकालती. इसको हम CSC नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते CSC? CSC इसको इसलिए नहीं बोलते. CSC क्या होती है कि कंपनी जो एम्प्लॉय ने काम करा है उसके लिए जो कंपनी ने उसको पेमेंट कर रही है. नाउ यहाँ पे एम्प्लॉय ने कुछ एडिशनल काम नहीं करा बट कंपनी उसको एडिशनल पैसा दे रही है. ठीक है, सो इसको CSC नहीं कहूँगा मैं, इट विल बी रिमेन एज माई एडिशनल बेनिफिट ओनली. सो नाउ हमने इसको 10% पर डिस्काउंट करा और ये मेरी निकल के आ गई यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू. ओके, अब मैंने क्या बनाई? लायबिलिटी शीट बनाई. किसके लिए? मॉडिफिकेशन के लिए. ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली नील. फर्स्ट ईयर का PSC में निकल के आ गया यहाँ पे 173. इंटरेस्ट कुछ होगा? नहीं होगा. क्लोजिंग में 173. सेकेंड ईयर में ओपनिंग ये आ जाएगा. इस साल का जो मेरा
अमाउंट है जो चार्ज होना चाहिए P&L में होना चाहिए था 180, कितना इंटरेस्ट पर मिलना चाहिए था एम्प्लॉय को 70 क्लोजिंग मिलना चाहिए। ऐसे 380 इस साल का 209, इसमें 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 38 क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इस साल 230 जो अभी आएगा। सो दिस इज द पीरियड विच हैज गॉन बाय, विच हैज बीन पास्ड एंड दिस पीरियड इज येट टू कम। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है, अब लॉजिकल सोचो कि मैंने जब यहाँ पे CSC और IC निकाल ली होगी मैंने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग, अब जो एडिशनल वाला जो अमाउंट है मेरा कितना ऑब्लिगेशन आती है ईयर एंड पे भाई 627 मेरा और है जो मेरे को बुक करना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल बेनिफिट। सो व्हाट द कंपनी विल डू, कंपनी विल सिंपली रिकॉर्ड दिस एंट्री एट ईयर 3 लाइक पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू PVDVO। PVDVO क्यों? क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, इससे कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई और कंपनी अपनी बुक्स में इसको P&L में एक्सपेंस ऑफ कर देगी। सो 627। अब जो मेरा रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है मेरा 230 प्लस 253, जो ये दो अमाउंट है ये मेरा भी अनएक्सपायर्ड की है, तो इसको मैं कर दूंगा UPSC अकाउंट डेबिट टू PVDVO। और इसको फिर जब ईयर 4 में 483 हो जाएगा, 483 मेरे 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा 241। ओके, तो 4th ईयर में SPL टू UPSC 241, 5th ईयर में SPL टू UPSC 241। अब जो इसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है ना वो हम यहाँ नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो एडिशनल जब हम लायबिलिटी शीट बनाएंगे अपनी, जब एंट्री बुक्स में चार्ज करेंगे वो अपने आप वहाँ पे कैलकुलेट हमारा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट अवर चेंज इन बेनिफिट सिनेरियो। सो फार वी हैव डिस्कस्ड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, यस वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई शॉर्ट टर्म कंपल्सरी एब्सेंसेस लीव की बात करी थी कि अगर लीव जो है मेरी या तो एक्यूमुलेटिंग होंगी, नॉन एक्यूमुलेटिंग है तो कुछ नहीं करना। एक्यूमुलेटिंग में क्या होता है, या तो वेस्टिंग होंगी या नॉन वेस्टिंग होंगी। वेस्टिंग है तो 100% प्रोविजन, नॉन वेस्टिंग है तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट पे। फिर हमने बात करी थी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें 2 चीजें थी हमारी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान या डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क किसके पास होती है, एम्प्लॉयर के पास नहीं होती, एम्प्लॉय के पास होती है, और एम्प्लॉयर का काम होता है खाली कंट्रीब्यूट करना, दैट्स इट। जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉय कुछ नहीं पे करता, रिस्क किसके पास होती है, एम्प्लॉयर के पास होती है, और कंट्रीब्यूशन भी कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, और पेमेंट भी कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर करता है पेमेंट। अब उसके लिए उसमें 2 बातें करी थी हमने, या तो वो DBO के लिए अनफंडेड होगी या फंडेड होगी। अनफंडेड का मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने लिए कुछ उस लायबिलिटी को पे करने के लिए अपने पास पैसा एक्यूमुलेट करके चलता है, उसको बोलते हैं अनफंडेड। उसमें क्या ट्रीटमेंट है, हम सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन की थ्रू आवर प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट मेथड, जो हमने 4 स्टेप मॉडल यहाँ पे निकाला था। अगर फंडेड है, फंडेड का मतलब जहाँ पे कंपनी जो है अपने पास एसेट्स भी रखनी सकती है टू पे ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस, तो उसमें हमने बात करी थी प्लान एसेट्स की, कि भाई प्लान एसेट्स पे अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न के बीच में डिफरेंसेस हैं तो वहाँ पर एक्चुअली गेन और लॉस आता है। फिर बात करी थी हमें टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर वो एम्प्लॉयमेंट से पहले छूट के चला गया अपनी मर्जी से, या कंपनी ने उसको निकाल दिया, तो जो कंपनी पैसा पे करेगी एम्प्लॉय को बेनिफिट पे करेगी, उसको बुक्स में ट्रीट करेगी। फिर हमने बात करी थी कि अगर कोई यहाँ पे अगर कोई अजम्पशन में चेंज होता है एक्चुअली में, सो वहाँ पे एक्चुअली गेन और एक्चुअली लॉस में अराइज होता है। फिर हमने बात करी कि अगर बेनिफिट में कोई अगर चेंज होता है, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल है तो इससे मेरी क्या होगी, लायबिलिटी कम हो गई, तो एंट्री में डालूंगा PVD लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू UPSC टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फेवरेबल है मतलब लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, एडिशनल बेनिफिट निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, रिवाइज प्लान माइनस ओरिजिनल प्लान, जो एडिशनल बेनिफिट निकल गया उसके फिर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, उसको एलोकेट करूंगा। एक जो मेरा हिस्टोरिकल पीरियड है उसको बोलता हूँ पास सर्विस कॉस्ट, और जो दूसरा है मेरा अनएक्सपायर्ड पीरियड उसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट IAS 19 इन सिंपलर टर्म्स। सो फ्रेंड्स AS हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमें या कंपनी जो एक्चुअली है वो रिपोर्ट्स कैसे बनाती है, एंड यू नो these calculations or the examples which we did in our session were very relevant, और ये हमारे प्रैक्टिकल की हम यही एग्जांपल्स कंपनीज भी फॉलो करती हैं। अब बात आती है कि भाई IAS किस पे अप्लाई नहीं होता है। सो फ्रेंड जैसे हमारा जो IFRS का बेस है कि IFRS जनरली वहाँ अप्लाई नहीं होता है जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए
अलग से उसके लिए गाइडलाइन है, अलग से के लिए उसके लिए स्टैंडर्ड है। सो एक बेनिफिट और आता है, ये शायद आपके दिमाग में आया होगा, वो होता है शेयर बेस्ड पेमेंट, ESOP प्लान जिसको हम बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कि भाई हम एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं कि चलो ठीक है जी, आप इतने साल काम करोगे, उसके बाद हम आपको शेयर्स भी कंपनी के दे देंगे। तो आइडियली वो बेनिफिट है, बिल्कुल है जी। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, अगर वो मोर देन 12 मंथ्स के बाद हम पे करेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। लेकिन वो हमने इसके अंदर बात क्यों नहीं करी, क्योंकि वो हमारे स्कोप से बाहर हो गया। वो बाहर इसलिए हुआ क्योंकि उसके लिए IFRS 2 एक अलग से स्टैंडर्ड IAS भी इशू करा हुआ है। तो जब अलग से स्टैंडर्ड है तो भाई हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो उसके लिए IFRS 2 अलग से गाइडलाइन उसकी वहाँ पे है, इशू करा हुआ है। सो द क्रक्स इज शेयर बेस्ड पेमेंट और ये ESOP plan are not part of my IAS 19. So friends, this was all about my IAS 19, and now we will quickly jump to what are the consideration which we need to consider when we do the due diligence. Let's say आप एक ट्रांजेक्शन डिलीजेंस के प्रोफेशनल हैं एंड आप अपने क्लाइंट पे गए और आप एक बाय साइड डील कर रहे हैं, ठीक है, बाय साइड डील कर रहे हैं आप, क्लाइंट के बुक्स में आपने देखा, क्लाइंट के पास आप गए, तो आप क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए when you do the due diligence. So now we'll move on to those aspects. So we all know there are two types of deal practically. One is the stock deal and other is the asset deal. So generally there is a misconception that in case of asset deal the IAS 19 is not applicable, but it is not true. Why it is not true? What happens? There can be certain assets. There can be certain assets where employees are also transferred along with those assets. So the employee which are transferred along with the asset, so the benefits for those employees are also needs to be considered. So the IAS 19 will be applicable in that scenario. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना सिंपल प्लेन महीना में कि भाई स्टॉक डील है या एसेट डील है, हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं अगर, सो IAS 19 को हम कैसे चेक कर सकते हैं जाके। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम बाय साइड डील कर रहे हैं, जो मैंने पहले लिया था, बाय साइड डील कर रहे हैं और हम क्लाइंट साइड पर हैं। तो क्या होता है कई बार कि जो एक्चुअली की एजम्पशंस होती है हमारी, जो अभी तक हमने देखी थी कि एक्चुअली की एजम्पशन, लेट्स से मुझे एस्केलेशन रेट की मैं बात करता हूँ, सो वो 5% लेके उन्होंने करंट सर्विस कॉस्ट ऑफ डिफरेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है जी, कि भाई हर समय का 5% में क्या होगा, एस्केलेशन होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जब मैं गया, मैंने पास्ट 10 कंपनी के देखे, मैंने 2 साल 3 साल के रिकॉर्ड देखे, एंड बट आई ऑब्जर्व कि भाई एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट हो रहा है एम्प्लॉइज का वो ऑन एन एवरेज 9 to 10% हो रहा है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सो मैंने देखा कि एक्चुअली एजम्पशन ले रखी है 5%, एक्चुअल में हो रहा है 9% या 10%। तो जब मैं ऑब्लिगेशन पे करूंगा एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम पे मेरे को 9% 10% के बेस पे जो उसकी लास्ट मंथ सैलरी बनेगी उससे पे करूंगा, तो मेरी ऑब्लिगेशन उस टाइम पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप एक सोच के देखो, जब आप एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो उसकी जो भी रिस्क एंड रिवार्ड है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो सेलर से ट्रांसफर होकर किसके पास आएंगे, बायर के पास, मेरे पास आएंगे। तो जब मेरे को बाद में मेरे को पता है कि मेरे को ज्यादा पे करना है, मैं अपने जब मैं परचेज प्राइस की जो एडजस्टमेंट्स हैं, मैं उसमें ये बात करूंगा सेलर से कि भैया जो आपने 5% लेके कर रहे हो ना कैलकुलेट, ये 5% ठीक नहीं है, इट शुड बी if not 9%, it should be approximately 8%. So जो 3% का डिफरेंस जो आपको ऑब्लिगेशन बाद में पे करनी पड़ेगी आपको, तब क्या होता है, ये चीज मिस हो जाती है बाय साइड से। तो वी नीड टू कंसीडर दिस एस्पेक्ट कि एक्चुअल में इंक्रीमेंट किस रेट पे हो रहा है, ताकि हम उसको अकाउंट फॉर अभी कर लें बिफोर द परचेज प्राइस फाइनलाइजेशन। So this is what is the first one is the actual assumption में कोई चेंज है। Second comes the change in the employee benefits. Let's say कंपनी एक फैमिली ओन बिजनेस है, या लेट्स से 50 टोटल एम्प्लॉय कंपनी के, उसमें उसके CEO हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, CFO हैं, MD हैं। अब वो कोई एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टअप कंपनी है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जो की मैनेजमेंट पर्सनल हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हो मार्केट में, और ये प्रोडक्ट लेट्स से 100 मिलियन रेवेन्यू को टच कर लेता है, सो आपका जो बोनस है जो आपको 5 साल बाद पे होगा वो 10% ना होकर कंपनी आपको 20% देगी, ठीक है। अब 2 साल हो गए,
जो सेलर है उसने कहा कि मेरे को एक कंपनी सेल करनी है, मैं बायर हूँ, मैं पहुंच गया, हाथ से लाओ जी दो। अब सेलर ने एक्चुअली करा रखी होगी अपनी एक्चुअली रिपोर्ट में कर ले रखा होगा उन्होंने 10%, जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट निकालते हैं कि भाई लास्ट ऑन सैलरी पे लेट्स से 10% होगा। अच्छा, अब क्या होगा, इस साल अभी ऑडिट हुआ नहीं है और एक्चुअली की रिपोर्ट अभी हुई नहीं है, और मेरे को कंपनी अभी एक्वायर करनी है। जैसे कंपनी का ईयर है अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल पीरियड, और मैं लेट्स से मैं फरवरी में मेरे को फाइनलाइजेशन करना है, परचेज प्राइस फाइनल हो रहा है हमारा। तो अब वहाँ पे क्या होगा, उस साल कंपनी ने उस प्रोडक्ट पे काम करा और जो उसका टारगेट था वो अचीव कर दिया। डेट मीन्स कि वो जब 3 साल जब खत्म हो जाएंगे, जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है मेरा, इन टोटल 5 साल के बाद उसको इन प्लेस ऑफ 10% उन सबको कितना मिलेगा, 20% का बोनस मिलेगा। एक्सटर्नल कितने से कर रखी है, 10% से। तो जो डिफरेंस है 10% का, वो अकाउंट फॉर बुक्स में हमारे नहीं है, सेलर के बुक्स में। तो बायर को ये चीज भी देखनी होगी कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं कोई हिडन चीज है, या हिडन भी नहीं होगा मैं, कि जो एडिशनल मेरे को पे करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग द जो इस साल में हुई है, विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द एक्चुअल रिपोर्ट। ओके, थर्ड कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होते हैं जनरली, जो हमने देखा कि भाई हम जब लायबिलिटी शीट निकालते हैं तो उसमें करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट दो कंपोनेंट होते हैं। सो कई बार क्या होता है, सेलर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंटरेस्ट कॉस्ट को फाइनेंस कॉस्ट में ट्रांसफर कर देता है, कि जो उसका अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट को पता नहीं था भाई इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, उसके जो उनके सीएफओ उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट कॉस्ट है। उसने जो अकाउंट को क्रिएट करा, जो हमारे फाइनेंस कॉस्ट का जो लेजर है उसमें उसको डाल दिया। फाइनेंस कॉस्ट मेरी कहाँ आती है, एबिटा से नीचे आती है। अब एबिटा से नीचे आती है, उससे क्या हुआ, जो कंपनी का एबिटा था, सेलर का एबिटा, वो मेरा क्या हुआ, बढ़ा हुआ दिखा। उसके बेस पे कंपनी की वैल्यूएशन होगी, एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आ गई, और मैंने कंपनी जो परचेज करी वो ज्यादा वैल्यू में परचेज कर दी। लेकिन हुआ क्या, मेरे को बाद में पता लगा कि ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये मेरा कोई लोन पे इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट क्या है मेरा, ये कंपोनेंट है मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट का। तो इस सेलर के पॉइंट से क्या हुआ कि इसको डालना तो इसको एम्प्लॉय बेनिफिट में चाहिए, लेकिन उसने डाल दिया फाइनेंस कॉस्ट में। तो बायर के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बायर के एडवाइजर्स हैं, दे शुड कंसीडर दिस फैक्टर एज वेल, दे शुड चेक दिस फैक्टर एज वेल कि वेदर एनी फाइनेंस कॉस्ट, वेदर एनी फाइनेंस चार्जेस कवर एनी सच इंटरेस्ट विच शुड बी ट्रांसफर्ड above EBITDA, in this case in employee benefit expenses. Okay जी, first, second, third. Now comes the fourth. Fourth is leave treatment, कि जो हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म कंपनसेटरी एब्सेंस की। क्या होता है, कंपनी जो है छोटे लेवल पे काम करती है और वो उसको रिकॉर्ड करना क्या भूल जाती है, या तो रिकॉर्डिंग नहीं करती, या फिर क्या कहती हैं कि जो लीव अगेंस्ट लीव लेट से उनका वो है अनवेस्टिंग राइट वो अपने एम्प्लॉयज को देती है, ना कि वेस्टिंग राइट, क्योंकि वेस्टिंग देंगे तो 100% रिकॉर्ड करना ही करना है। लेट से अनवेस्टिंग राइट है, और उसमें उन्होंने बोला कि भाई पास्ट ट्रेंड, या हमें लगता है कि एम्प्लॉयज 60% जो है लीव अवेल करेंगे, तो 60% के बेस में उन्होंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। लेकिन जब मैं गया, मैंने क्लाइंट की बुक देखी और मैंने देखा कि भाई 60% कहाँ, एम्प्लॉय तो कोई 90% लीव अवेल कर रहे हैं, राइट, 90% लीव अवेल कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई फ्यूचर में भी 90% लीव अवेल करेंगे। तो मैंने बोला उनको कि ये 60% को हटा के इसको आप 90% करो, और ये मेरा कहाँ जाएगा, परचेज प्राइस एडजस्टमेंट का पार्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड नाउ कम्स द फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स। सो वी ऑल नो, जहाँ पे हमने फंडेड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की बात करी थी, कि जहाँ पे हम एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलती है, एक्चुअल रिटर्न मिलती है। अब हुआ क्या कि इस साल अभी ऑडिट नहीं हुआ, हमने देखा था कैरिंग वैल्यू किस पे आती है हमारी प्लान एसेट्स की, जो आईएफआरएस क्या बोलता है, हमें बोलता है कि आप फेयर वैल्यू पे लेके चलो, क्लोजिंग बुक बैलेंस। अच्छा, जो क्लोजिंग वैल्यू है फेयर वैल्यू पे। इस साल क्या हुआ, जहाँ जिस कंपनी के शेयर हमने परचेज करे हुए थे वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, और जो शेयर की वैल्यू है वो सीधा 100 से लेके 1 रुपये पे आ गई, 99% का लॉस हो गया। अनदर एग्जांपल, मैंने किसी रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा था, प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय का पैसा, मेरे को जो पे एसेट का पैसा रिस्क में लगा रखा था, और वहाँ पे क्या हुआ, कोई स्कैम हुआ और इतना रिसेशन आ गया मार्केट में कि वो मेरे को पता है अगले 6 साल तक मेरे फ्लैट नहीं बिकने वाले। अब एक चीज होकर देखो, मेरे को
जो ऑब्लिगेशन है वो तो जो मेरा एग्रीड टाइम है एम्प्लॉय के साथ मेरे को तभी पे करनी है, लेट्स से आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर मेरे को पे करनी है। अब मैंने देखा कि जो मेरी एसेट की वैल्यू है, फेयर वैल्यू, आज के टाइम में बहुत कम है, आज के टाइम में बहुत कम है। अब ये चीज़ कहाँ कैप्चर हुई? अगर एक्चुअली रिपोर्ट हुई होती तो वहाँ पे तो ये कैप्चर हो जाती, क्योंकि एक्चुअली तो फेयर वैल्यू लेके चलता कंसिडर, लेकिन अभी ऑडिट हुआ नहीं है, एक्चुअली रिपोर्ट अभी हमारे पास आई नहीं है इस साल की। तो ये चीज़ हमें देखनी है बीइंग एन बाय साइड एडवाइजर कि भाई जो प्लान एसेट में सेलर ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। कि अगर कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है फेयर वैल्यू में, तो हमने देखा था कि अगर डिक्लाइन होगा फेयर वैल्यू में तो एक्चुअल रिटर्न हमारे पास क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर एक्चुअल रिटर्न कम है, मैंने एक्सपेक्टेड सोच रखी ज़्यादा, तो डिफरेंस क्या होगा? मेरा एक्चुअली लॉस होगा। तो एक्चुअली लॉस मेरा कहाँ चाहिए? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो अगेन दिस एडजस्टमेंट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ माय परचेज प्राइस एडजस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, these are the few things, I would say, key consideration which we should consider when we due diligence the seller's books of account from the buy side perspective। and I think आप खुद अंडरस्टैंड करोगे हमको, ये सारी की सारी जो सिनेरियोज हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, ये सिनेरियो होते हैं हमारे। सो हमें बहुत डिलीजेंस होकर अपने इन चीज़ों पे काम करना होता है। So this is all about the IAS 19 employee benefit, its treatment, its presentation, its applicability, and the impact of IAS 19 on mergers and acquisition. I hope you understand the core concept of this standard and its impact on our merger and acquisition. As usual, in case of any queries you have, you can definitely reach out to me at my mail ID, which is mentioned in the description box. And thank you very much.